हाय गैस, आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग और अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू कैसा क्वेश्चन हो सकता है। एक तो लाइन वाला क्वेश्चन होगा, एक सीरीज़ में एक लाइन में जो एक इंसान खड़े हैं और तो स्टार्टिंग से देखा जाए तो 11th पोजीशन में है, या बैक से देखा जाए तो 24th का पोजीशन में है, तो टोटल कितना है पर्सन्स उसको फाइंड आउट करो। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि एक आदमी जो है ओल्डर है दूसरे आदमी से, एक आदमी का हाइट ज़्यादा है एक आदमी का हाइट कम है, ऐसे एक नंबर ऑफ़ पर्सन्स का जो है हाइट के बारे में पूछेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा हाइट किसका है। ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो आप देखा भी होंगे, ये सब रीजनिंग टॉपिक का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम जो है आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो CGL में SSC में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आज कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जाएंगे। ओके, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इफ़ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग आइदर एंड हाउ मैनी आर देयर इन द क्यू। अब पूछ रहे हैं कि आप जो है 11th पोजीशन में हैं लाइन में, सीधे से सीधा लाइन में जो है आप खड़े हैं, तो आप 11th पोजीशन में हैं, और पीछे से देखा जाए तो भी आप 11th पोजीशन में आते हैं। तो टोटल कितना है, एक लाइन में कितना आदमी खड़े हैं, जो आपका नंबर है 11th, स्टार्टिंग से 11th है और बैक से भी 11th है, तो कितना आदमी लोग खड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को आपको निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या दिया है कि आगे से भी 11th है और पीछे से भी 11th है। मैं एक छोटा सा ड्रॉ कराऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आने के लिए। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये पोजीशन में जो है हम खड़े हैं। ठीक है, ये 11th पोजीशन है। ठीक है, और बैक से भी गिनना है आपको। ठीक है, बैक से गिनते समय क्या होगा, बैक से भी गिन लीजिए। हम यहाँ से ले लेते हैं, यहीं से लेने से ठीक रहेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लेके आ सकते हैं, कोई भी लाइन से देख लीजिए, आपका मर्जी। आप यहाँ से गिनना है तो यहाँ से गिन लीजिए, और ये स्टार्टिंग से है, ये सामने से, ये बैक से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, यहाँ से भी 11 है और यहाँ से भी 11 है। ठीक है, अब क्या होगा, पूरा गिन लीजिए। यहाँ से देखिए जो तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा 21 आ रहा है ना, इसको 21 लिख देंगे, ये आंसर सही है आपका। अब देखिए एक सेम क्वेश्चन को, ये जो अभी हम लोग करे थे, ये तो ड्रॉ करके आपको पता लगाना है। तो ऐसे में क्या है कि ये आंसर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इसको और शॉर्टकट वे में बता सकते हैं हम। देखिए आगे से देखा जाए तो 11 है ना। चलिए आगे से देखा जाए तो 11 है। ठीक है, ये और हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे से देखा जाए तो 11 है और बैक से देखा जाए तो भी 11 है। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपका 22। अब बात ये है, आगे से जो है 11, ठीक है, वही पोजीशन में 11, और बैक से भी 11 है, मतलब एक ही 11 को हम 2 बार गिन रहे हैं। समझ में आ रहा है, आगे से गिना जाए तो भी 11 है और पीछे से भी गिना जाए तो 11 है, एक ही पोजीशन को हम 2 बार गिन रहे हैं। तो ऐसा चीज़ में एक को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 21। समझ आ रहा है, ये भी शॉर्टकट वे है। समय आगे से 11 पीछे से 11 -1 कर दीजिए, ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, इसको कर लीजिए, ये बेस्ट है। ठीक है, ये है, ये बेस्ट मेथड है, इसको आप कर लीजिए, इसमें से आप आंसर फाइंड आउट करने का इजी तरीका है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए इज़ ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी। ठीक है, इसको फर्स्ट में हम लोग लिख देते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, हर एक चीज़ को इंडिविजुअली लाइन पढ़ पढ़ के करते हैं। ठीक है, ए इज़ ओल्डर देन बी, ए जो है बड़ा है बी से। ठीक है ना, ए इज़ ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी, मतलब बोल रहा है ए जो है बी से बड़ा है मगर सी से छोटा है, मतलब यहाँ पे सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो है बी से बड़ा है मगर सी से छोटा है,
तो हम ये लाइन के लिए 1 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, देन बोल रहे हैं डी इज़ यंगर देन ई। डी जो है ई से छोटा है बट ओल्डर देन ए। अब बोल रहा है सेकंड में डी इज़ यंगर देन ई, मतलब ई जो है बड़ा है डी से और डी जो है बड़ा है ए से। सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए थर्ड लाइन, इफ सी इज यंगर देन डी। अगर सी जो है, सी क्या बोल रहा है, सी जो है डी से छोटा है, सी जो है डी से छोटा है, हु इज द ओल्डेस्ट। अब सबसे ओल्डेस्ट वाला कौन है, ठीक है। इसी को हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे। अब देख लीजिए क्या होगा इसमें। अब देखेंगे तीनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स को एक जगह पे रख देते हैं, 1 2, ठीक है, एंड 3, ठीक है। 1 2 3 को स्टेटमेंट्स को एक जगह पे रख देते हैं, ठीक है। तो एक जगह रखिए तो कैसा होगा, देखिए इसमें से क्या है, ये देख लीजिए बी से बड़ा है ए से बड़ा है सी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम इसको लिख लेते हैं, चेक कर लीजिए, ठीक है। बी से बड़ा है ए से बड़ा है सी। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ए से बड़ा डी भी है ना, ए से बड़ा डी भी है और सी जो है सी से बड़ा डी भी है। ए से बड़ा डी मतलब इससे बड़ा डी है, तो यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। समझ में आ रहा है, ए से बड़ा डी है, ठीक है, ए से बड़ा डी है, ठीक है। सी से बड़ा भी डी है तो सी से बड़ा डी लिख दिए, ओके। अब डी से बड़ा कौन है, ई है। समझ रहा है। अब क्या लिखेंगे, बी ए सी एक सीरीज हो गया। ए से बड़ा है डी, ए से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है, डी से बड़ा ई है, सी से बड़ा जो है डी है, सी से बड़ा डी है। और ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसमें बोल रहा है सबसे हु इज़ द ओल्डेस्ट, ई इज़ द ओल्डेस्ट, ई इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है। फोर्थ वाला आंसर सही है। समझ आ रहा है, ई इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम, ओके। अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला, इन अ रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। श्रीनाथ जो है 7th जो पोजीशन में खड़ा है, कहाँ से, लेफ्ट से। तो हम धीरे धीरे सब कुछ एक एक रीड करके कर लेते हैं, ठीक है। श्रीनाथ जो है 7th पोजीशन में खड़ा है, श्रीनाथ, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। श्रीनाथ जो है 7th पोजीशन में खड़ा है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से। और बोल रहे हैं वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट। वेंकट जो है राइट से जो है 12th पोजीशन में खड़ा है, 12th पोजीशन में वेंकट खड़ा है, वेंकट, ठीक है। वी मान लिया इसको, ये राइट से है, ठीक है ना, राइट पोजीशन से है और ये लेफ्ट पोजीशन से है, ठीक है। अब अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस। अगर इन लोग दोनों जो है इंटरचेंज करेंगे पोजीशंस को, तो श्रीनाथ बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अगर इन लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, श्रीनाथ जो है 22nd होगा, ये लेफ्ट साइड से। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है श्रीनाथ को क्या होगा, 7 + 12 को ऐड कर लीजिए, 15 हम ऐड करेंगे। 15 पोजीशंस को ऐड करने के बाद जो है 22 में जाएगा। समझ रहे ना। तब क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट से देखा जाए तो उसका पोजीशन क्या होगा, 22nd पोजीशन होगा, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। इसमें क्या बोल रहे, कितना बॉयज़ हैं ये रो में देखा जाए तो सिंपल सी बात है, 22 जो है
यहाँ से लेफ़्ट से जाता है तो श्रीनाथ को सिंपल से पता है श्रीनाथ का जो है पोजीशन 7 है, इंटरचेंज करें तो वेंकट का पोजीशन में जाएगा तो 22 हो जाता है ना, प्लस वेंकट का पोजीशन यहाँ पे कितना है, राइट से 12 पोजीशन है, तो 22, ध्यान से देखिए 22 पोजीशन और 12th पोजीशन दोनों एक ही जगह पे आकर मिल रहे हैं, है ना। 22nd पोजीशन जो है लेफ़्ट से और राइट से जो है 12th पोजीशन वेंकट का, तो दोनों मिलाने के बाद ठीक है -1 कर दीजिए, क्योंकि एक ही पोजीशन जो है 2 बार काउंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा 33 -1 कर लीजिए, तो सॉरी 34 -1 कर लीजिए, तो क्या होगा आपको 33 मिलेगा। आंसर जो है इसका क्या होगा 33 होगा। ध्यान से देखिए, दोबारा बोलेंगे, देखिए लेफ़्ट से जो है 7th पोजीशन में श्रीनाथ खड़ा था और वेंकट जो है राइट से जो है 12th पोजीशन में खड़ा था, बीच का जो है गैप था, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या बोल रहे हैं कि इंटरचेंज करने के बाद, प्लेस को इंटरचेंज करने के बाद श्रीनाथ का पोजीशन जो है 22nd पोजीशन में चले गया जहाँ पे वेंकट खड़ा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले गया, तो वेंकट जो प्लेस में खड़ा है वहाँ पे चले गया तो 22nd पोजीशन हो गया लेफ़्ट से, और वेंकट का पोजीशन जो है जैसा है वैसी है, वो राइट से जो 12th पोजीशन में है। अब दोनों का पोजीशंस को हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, श्रीनाथ जो है 22nd पोजीशन में है और वेंकट जो है 12th पोजीशन में, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो है 34 है, और 22nd पोजीशन जो है ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है और यहाँ से देखा जाए तो ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है, दोनों एक ही पोजीशन में है, तो 2 बार काउंट हो जाता है ना, 22nd भी काउंट हो जाता है, 12 भी काउंट हो जाता है, इसीलिए जो हमने क्या करें कि 22 + 12 -1 कर दिया तो आपको 34 - 1 33 आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। ये आंसर को ऐसे फॉलो करना है, ऐसी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, वही सेम बेस में उसको भी करना है, समझ आ रहा है। ये है मेथड इसका करने का, टेक्निक्स है, शॉर्टकट वे भी है बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन, अ फैमिली वेंट आउट फॉर अ वॉक, डॉटर वॉकड बिफोर द फादर, son was walking behind the mother and ahead of father, who walked last, कौन लास्ट में चलता है उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को दोबारा रीड कर करके लाइन बाय लाइन करके देखते हैं, ठीक है। अ फैमिली वेंट आउट फॉर अ वॉक, डॉटर वॉकड बिफोर द फादर, मतलब यहाँ पे डॉटर जो है फादर से आगे चल रहा है ना, ठीक है। बिफोर इन द सेंस क्या होता है, से आगे चल रहा है, डॉटर जो है फादर से आगे चल रहा है, ठीक है, चल रही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड द मदर, सन जो है मदर का पीछे चल रहा है, सन जो है बिहाइंड द मदर, सन जो है बिहाइंड द मदर एंड अहेड ऑफ फादर, मतलब फादर से आगे, ठीक है। दोबारा देखिए, डॉटर जो है फादर से आगे चल रही है, ठीक है, और सन जो है मदर का पीछे चल रहा है और फादर से आगे चल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बोल रहा है हु वॉकड लास्ट, कौन लास्ट चल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि फादर ही सबसे लास्ट चल रहा है ना। ओके, अगर इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में लेके जाएगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, फादर से ये डॉटर जो है आगे चल रही है, फादर से सन जो है आगे चल रहा है। अनुमान लगा सकता है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है तो आगे बढ़ रहा है करके, ये दोनों का तो यह आपका पोजीशन तो आपको क्लियर हो गया, मगर डॉटर का पोजीशन क्या खाली फादर से आगे चल रहा है और कुछ है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये भी इसमें देखा जाएगा तो क्या होगा, ये भी इसमें देखा जाएगा तो फादर ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फादर से आगे बेटी चल रही है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मगर इसका बीच में और भी कोई आ सकता है, जैसे सन है, मदर है, उसका आगे भी चल सकती है डॉटर, क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं किया है, तो क्वेश्चन को यहीं पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्यों, ये जो है फादर जो है डॉटर से पीछे चल रहा है, फादर जो है सन का पीछे चल रहा है,
सन जो है मदर के पीछे, मतलब टोटली इन तीनों का पीछे ही चल रहा है फादर, इसीलिए लास्ट में चल रहा है फादर। ठीक है, हु वॉक लास्ट, फादर वॉक लास्ट। ठीक है, समझ रहे ना, ये आंसर यहाँ से खत्म हो गया। चलिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है, बहुत बार पूछा है, ये जो है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहेंगे, मगर हम लोग क्या है कि 200 क्वेश्चंस जब दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो 50-50 करके जो पार्ट ए बी सी जो भी कैटेगरीज में दिया जाता है, 4 कैटेगरीज में, उसमें क्या है कि उतना ध्यान हम नहीं दे सकते, क्योंकि टाइम जो है 2 आवर्स का टाइम रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, क्वेश्चन भी 200 क्वेश्चन रहता है। एक एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको सेकेंड्स में जो है क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। हड़बड़ी में क्या होता है कि ये सब क्वेश्चन को जो है कभी कभी हम छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में काफ़ी बार। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, heavier coins are costlier. Ram's coin is heavier than Mohan's coin. अब देखिए हम एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए heavier coins are costlier। ठीक है, जो भारी है वो कॉइन को कॉस्टलियर में माना जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू में माना जाते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि राम्स कॉइन इज़ हैवियर देन मोहन्स। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, राम का कॉइन जो है वो हैवियर है किसका कॉइन से, मोहन का कॉइन से। ठीक है, समझ रहे, एंड कॉस्टलियर देन रमेश। ठीक है, कॉस्टलियर देन रमेश। अब बोल रहे हैं कि राम्स का कॉइन्स कॉस्टलीज जो है, मतलब कॉस्टलियर जो है वो जो है रमेश से भी ज़्यादा है। ठीक है, रमेश से भी ज़्यादा है। समझ रहे ध्यान से, देखिए दोबारा बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं कि राम्स कॉइन इज़ हैवियर देन मोहन्स। राम का जो कॉइन है उसका वेट जो है मोहन कॉइन से भी ज़्यादा है। और बोल रहे हैं कॉस्टलियर देन रमेश, कॉस्टली है रमेश का कॉइन से। ठीक है, तो पहले इसको हम 1 में ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं हैवियर में माना जाता है। ठीक है, समझ ना, हैवियर में ले लेते हैं इसको, और सेकंड वालों को क्या करते हैं, इसको कॉस्टलियर में ले लेते हैं। ठीक है, समझ रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि नरेश का जो कॉइन्स है ना, नरेश कॉइन्स इज़ कॉस्टलियर देन राम्स कॉइन। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नरेश का जो कॉइन्स है वो जो है कॉस्टलियर है बोलता राम का कॉइन्स से। समझ रहे, नरेश coin is costlier than Ram's but lighter than योगेश। मतलब नरेश का कॉइन्स जो है राम का कॉइन्स से कॉस्टलियर है, ज़्यादा वैल्यू क्या है, मगर योगेश का कॉइन्स से जो है वो कम है। तो क्या होगा, नरेश से भी ज़्यादा कौन है, योगेश होगा, है कि नहीं। समझ रहे, और एक बार बता रहे हैं, नरेश कॉइन इज़ कॉस्टलियर देन राम्स कॉइन्स। ठीक है, चलिए, बट लाइटर देन योगेश से कम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते और एक लाइन देखते हैं। रमेश कॉइन इज़ कॉस्टलियर देन मोहन्स। अच्छा, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, रमेश का जो कॉइन्स है, कॉइन्स जो है वो जो है कॉस्टलियर है किसका कॉइन्स से, मोहन्स का कॉइन्स से। ठीक है, सो हु इज़ द ओनर ऑफ द कॉस्टलीस्ट कॉइन। अब इसमें बताना है किसका जो है कॉइन्स जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। समझ रहे, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक व्यक्ति को हम सिस्टमेटिकली, ये 3rd का पोजीशन हो गया, ठीक है, इसका 3rd ले लिया, इसको 4th ले लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें हम सिस्टमेटिकली देखेंगे कि किसका कॉइन्स जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर है। तो पहले देख लेते हैं, मोहन का जो है मोहन का जो कॉइन्स है वो रमेश का कॉइन्स से भी कम वेट वाला है, कॉस्टलियर है ना। तो मोहन को पहले ले लेते हैं, हम एक सिस्टमेटिक बना लेते हैं मोहन। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स करके लिख दीजिए, स्टेटमेंट्स, ज़रूरत नहीं आपको ये लिखना है वहाँ पे, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आप कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर से काम लेना है ना।
तो क्या करेंगे, मोहन्स का कॉइन्स जो है वो लेस कॉस्टलियर है जो रमेश का कॉइन्स है ना। ठीक है, चलिए रमेश का नाम लिख देते हैं। हो गया। अब रमेश का और मोहन का, रमेश का दोनों का हो गया। तो रमेश का जो है उससे ज़्यादा कॉस्टलियर है राम का कॉइन्स, और मोहन का जो हैवियर से, मतलब मोहन का जो कॉइन्स का वेट से भी ज़्यादा है राम का, है ना। मतलब दोनों राम से कम है। तो मोहन का हो गया, रमेश का हो गया, तो राम को यहाँ लिख सकते हैं हम आराम से, है ना। समझ रहे, मोहन का जो हैवियर है, जो वेट है, वो राम का कॉइन्स से कम है, और रमेश का जो कॉस्टलियर वो राम से कम है ना। तो मोहन, रमेश, राम हो के। चलिए अब जो है राम से भी ज़्यादा कौन है, नरेश है, तो नरेश को आगे लिख लीजिए। और नरेश से ज़्यादा कौन है, नरेश से ज़्यादा योगेश है ना। तो योगेश, तो अब इसमें हीरो कौन है, सिंपल से बात है, योगेश जो है उसका जो कॉइन्स है वो सबसे ज़्यादा हैवियर है। समझ में आया? ओके, ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, थर्ड आंसर जो है योगेश है, योगेश इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इज़ रिचर देन बी। चलिए इसको एक एक लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ज़्यादा अमीर है बी से, ठीक है। ए इज़ रिचर देन बी, ओके, इसका फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, सी इज़ रिचर देन ए, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे जो है सी जो है ए से ज़्यादा पैसा वाला है, ठीक है। अब बोल रहा है डी इज़ रिचर देन सी, ओके, सी से भी ज़्यादा रिच जो है डी है, ओके। ये थर्ड वाला हो गया, ध्यान से देखिए सब, हाँ। उसके बाद बोल रहे हैं ई इज़ रिचेस्ट ऑफ ऑल, ई जो है सबसे ज़्यादा पैसा वाला है इन चारों से। आप इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिसमें ए बी सी तीनों से, ए बी सी से डी बी को मिला लीजिए, इन चारों से ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बोल रहा है, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है, क्या है देखते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव डिग्रीज, इनको अच्छे से जो इनका डिग्रीज के हिसाब से बैठाया जाएगा तो क्या होगा, रिचनेस हु विल बी इन द मिडिल पोजीशन, सेंटर पोजीशन। हम उनको फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौन है और सबसे कम कौन है रिचर, और बीच में कौन आता है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देख लीजिए। अब बात यह है कि बी जो है ए से छोटा है ना, तो हम पहले बी को लिख लेते हैं, ठीक है। बी जो है ए से छोटा है, ओके। फर्स्ट वाला क्या, बी जो है बी से ज़्यादा रिचर है, ए से ज़्यादा है सी, ओके। अब सी से ज़्यादा कौन है, डी है, और डी से ज़्यादा नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा जो है वो ई है, सबसे ज़्यादा पैसा वाला। समझ आ रहा है? तब पता चल गया बी से ज़्यादा ये है, ए से ज़्यादा सी है, सी से ज़्यादा डी है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा वाला वो ई है। तभी बोल रहा है कि सेंटर में कौन है, सेंटर में जो है वो सी है। समझ आ रहा है? सेंटर में कौन है, सी है। तो थर्ड आंसर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू।